हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हरियाणा बोर्ड का पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न वो रिलीज़ हो चुका है और उसमें जो है 70 में से 35 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं। ठीक है, तो भाई हरियाणा वाले बिल्कुल तैयार हो जाओ। ठीक है, 35 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं उसमें MCQ भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी और ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। तो यानी ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सारे ही 35 MCQ होंगे, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसमें जो है 1 मार्क्स का आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, या फिर आपको जो है 1 वर्ड में आंसर भी देना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं आपको 12th क्लास की फ़िज़िक्स है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करवाऊंगा। ठीक है, फिज़िक्स की तो बच्चों को खासी प्रॉब्लम रहती है, तो हम यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस को रिवाइज़ करने वाले हैं और यहाँ पर मेरे खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, देखिए फर्स्ट यूनिट का हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक से है कि द लाइक चार्जेस, ऑप्शन ए रिपेल ईच अदर, ऑप्शन बी अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस का मतलब जैसे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो ये हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं। भाई क्या करेंगे? दूर भागते हैं। ठीक है, तो इनकी बनती नहीं आपस में भाई एक जैसे चार्जेस की, तो दूर भागते हैं। तो इसका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर मान लिया क्वेश्चन आ जाए कि अपोजिट चार्जेस है जैसे ये, तो भाई एक दूसरे को क्या करेंगे, जो है क्लोज आएंगे, अट्रैक्ट होएंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे, तो उस केस में अट्रैक्ट हो जाता है इसका आंसर, अट्रैक्शन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है कि आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या रहती है। ऑप्शन ए 2.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन बी -2.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन सी है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन डी +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या है कि जो पावर दे रखी है, ऑर्डर दे रखा हो, सेम दे रखा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता इसका। ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब आप कंफ्यूज कहाँ पर होंगे? मोस्टली बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होंगे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कि क्या क्लिक करें। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर यहाँ पर प्रोटॉन पूछा होता बच्चों, तो प्रोटॉन के लिए क्या आता? डी ऑप्शन आ जाता, बट यहाँ पर प्रोटॉन नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है, देखिए इसमें नेक्स्ट है कि द डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आपको ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है। साइक्लोट्रॉन, ऑप्शन ए है साइक्लोट्रॉन, ऑप्शन बी है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो देखिए साइक्लोट्रॉन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल को एसिलरेट करवाने के लिए यूज़ करते हैं, और वो भी कौन सा? पॉजिटिव। माइक्रोस्कोप भी बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट को, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, तो ये इसका जो है पार्टिकल को डिटेक्ट करना इसका काम नहीं है। ऑप्शन सी है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये हो सकता है। ऑप्शन डी क्या है? ये भी अगेन माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाना। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या कहता है, द बॉडी वो लूज द इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर, यानी वो वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, नॉट एक्वायर एनी चार्ज, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन लेती है तो कैसा चार्ज होएगा? नेगेटिव। बट यहाँ लूज कर रही है तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसका जवाब मिलेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास रोड ऑन रबिंग एक्वायर। तो ग्लास रोड होती है वो रब करने पर कौन सा चार्ज एक्वायर करेगी? नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, नॉट एक्वायर्ड एनी चार्ज, या बोथ ए एंड बी। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि जो ग्लास रोड है, मान लीजिए कोई ग्लास रोड है, अगर आप इसको सिल्क के साथ रब करोगे तो कहता है कि ग्लास रोड पर कैसा चार्ज आएगा? भाई इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? प्लस। और जो सिल्क है, सिल्क क्लॉथ है, उसके ऊपर कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए यहाँ पर कि जो ग्लास रोड है वो कैसा चार्ज एक्वायर कर लेगी? पॉजिटिव। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों तो हो नहीं सकते भाई। देखो इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है कुछ, ये तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लेना इसको।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव चार्ज जो है किस किस ऑब्जेक्ट के ऊपर आते हैं और नेगेटिव चार्ज किस ऑब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज, कैट फर पॉजिटिव चार्ज, जो ड्राई हेयर यानी हम कंघी रगड़ते हैं ना बालों के, तो जो कंघी है उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज और जो हमारे ड्राई हेयर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। वुलन कोट, जैसे वुलन कोट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक शीट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं कई बार। अब देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्वांटाइजेशन का जो नियम है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो क्या कहता है। ऑप्शन ए क्यू इजकल टू एन, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंटीग्रल मल्टीपल आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी इजकल टू क्यू इजकल टू अंडर रूट एन इंटू ई, क्यू ऑप्शन सी है क्यू इजकल टू एन स्क्वेयर इंटू ई, और ऑप्शन डी है क्यू इजकल टू ई अपॉन एन। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी ने बिल्कुल थोड़ा सा भी इसको पढ़ा होगा तो इसको बता सकता है, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन देखिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में ज़रूर जो है कमेंट करो अगर अच्छी लगे तो। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज फर्स्टली डेमोस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली बाय, तो यानी जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली किसने डेमोस्ट्रेट किया, किसने परफॉर्म करके बताया। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो चारों नाम दिए हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी मुश्किल हो लेकिन एग्जाम में आप गलती ना करें। तो फेराडे है, जैसे मिलिकन है, बी फ्रैंकलिन है, ड्यूफे है। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने डेमोस्ट्रेट किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, तो मिलिकन ने। ठीक है, ऑयल एक्सपेरिमेंट था, मिलिकन ने क्या बताया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बताया था। तो बी इसका करेक्ट आंसर है भाई। उसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आसान है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या है, एम्पियर है, कूलम है, वोल्ट है, न्यूटन मीटर है। तो देखिए एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या होगी, क्या एम्पियर होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एम्पियर तो करंट की होती है। क्या वोल्ट होगी, नहीं बिल्कुल, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है भाई। उसके बाद न्यूटन मीटर, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाली। ठीक है, उसके बाद देखिए बचता है कूलम। ठीक है, तो कूलम इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। उसके बाद देखिए चूज़ द करेक्ट वन, तो आपको इसमें करेक्ट बतानी है कि ये चार रिएक्शंस दे रखी है, कौन सी सही है और कौन सी गलत है। इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसमें लगेगा भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कौन सा लगेगा, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज क्या है, कंजर्व है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चार्ज क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो रिएक्शन संभव नहीं है भाई। ठीक है, तो इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो देखिए जो फोटोन है इसको फोटोन बोलते हैं, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, जीरो। फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अनचार्ज पार्टिकल है। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज है, जीरो। अब देखिए राइट हैंड साइड कितना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 मानकर चल पड़े और पॉजिट्रॉन के ऊपर प्लस ले लीजिएगा। ठीक है, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी इस साइड भी जीरो है, इस साइड भी जीरो है। तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है। तो ए ऑप्शन हो सकता है, बट मैं वेरीफाई करवा देता हूँ बी, सी और डी से। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड भाई इलेक्ट्रॉन है तो -1 चार्ज। अब देखिए राइट हैंड साइड बी ऑप्शन के अंदर ई पॉजिटिव यानी प्रोटॉन है तो +1 चार्ज, और फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो देखिए इस साइड तो -1 है बट इस साइड तो +1 है, तो हमारे पास ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये रिएक्शन संभव नहीं होगी, ऑप्शन बी संभव नहीं है क्योंकि चार्ज इक्वल नहीं है दोनों साइड। ऑप्शन सी देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज, ठीक है, फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन राइट हैंड साइड कहता है +1। ठीक है, तो -1 और +1 क्या कभी इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं। तो ये रिएक्शन भी संभव नहीं है। ऑप्शन डी देखिए भाई क्या कहता है, ऑप्शन डी में लेफ्ट हैंड साइड -1 प्लस फिर आपका पॉजिट्रॉन है यानी +1, फिर गामा है या फोटोन है तो जीरो, उस साइड क्या है -1। तो देखिए भाई यहाँ से +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो इस साइड तो जीरो है, इस साइड बच गया -1, तो ये कभी इक्वल नहीं होते, तो ये रिएक्शन भी संभव नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन जो था इसका वो करेक्ट आंसर है भाई, क्योंकि वहाँ पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही थी। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद कहता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो जो वैल्यू बतानी है, जो हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें ऑप्शन ए है 9 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ऑप्शन बी है 9 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ऑप्शन सी है भाई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ऑप्शन डी है 9 × 10⁹ न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये वैल्यू नहीं होगी, सेकंड ऑप्शन वाली वैल्यू भी नहीं होने वाली। अब देखिए बचती है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यहाँ पर मैंने दोनों वैल्यू इक्वल प्रोवाइड करवाई हैं। ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज कहाँ पर होगे, इसकी एसआई यूनिट में। ध्यान से देखो, जो इनके एसआई यूनिट है वो डिफरेंट है। तो आपको ध्यान देनी है कि जो
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट उसकी एसआई यूनिट किस में होगी, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर में हमेशा इसकी क्या रहेगी भाई, एसआई यूनिट रहेगी। तो इसमें देखिए सी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आगे देखिए भाई, इन क्वेश्चन को पढ़कर जरूर जाना है भाई, एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट है भाई, HBSC के जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दे लो इस बात पे। ठीक है, हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको जो है करके जाना है। ठीक है, और मैं आपकी हर एक यूनिट की जो है अच्छे से प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। ठीक है भाई, क्योंकि मैं खुद एक फिजिक्स टीचर हूँ। ठीक है, मैं खुद एक फिजिक्स टीचर हूँ, तो फिजिक्स टीच करता हूं, तो मैं आपकी एक एक जो है क्वेश्चन अच्छे से समझाने वाला हूं। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम अच्छे से डील करेंगे ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, द SI यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यानी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है भाई, इसकी SI यूनिट क्या होगी। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है, जो हमने फोर्स कांस्टेंट किया था उसके जस्ट उल्टी यूनिट इसकी होती है, यानी उसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी भाई, जो पॉजिटिव है वहाँ पर क्या लगा दें, नेगेटिव लगा दें, तो इसकी होगी न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलम स्क्वायर। ठीक है, कूलम स्क्वायर। तो मैच कर लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी के अंदर आपको दिखाई देगी ये यूनिट, तो ऑप्शन डी क्या है इसका भाई, करेक्ट आंसर है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि एप्सिलॉन जो होता है और के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इनकी SI यूनिट क्या होती है, जस्ट उल्टी होती है, डायमेंशनल फॉर्मूले भी जस्ट उल्टे होंगे। उसके बाद देखते हैं, ये कहता है 1 कूलम इक्वल टू स्टेट कूलम। तो देखो भाई, जो कूलम यूनिट है वो SI यूनिट है, और जो हम स्टेट कूलम की बात करते हैं वो CGS में आ जाती है। तो इसमें जो है आपको ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो कहता है कि 1 कूलम जो है कितने स्टेट कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, कितने स्टेट कूलम के इक्वल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई 3 × 10⁻⁷। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3 × 10⁻⁷। तो स्टेट कूलम। देखिए इसमें एक और बात मैंने यहाँ पर आपको बताई है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, स्टेट कूलम है, फ्रैंकलिन है, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, ESU बोल दे, स्टेट कूलम बोल दे, फ्रैंकलिन बोल दे, एक ही चीज़ है भाई। ठीक है, फ्रैंकलिन साइंटिस्ट के नाम पर है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, तो उनको सम्मान देने के लिए यूनिट रखी गई है। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो जो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है चार्ज की, EMU, कितने कूलम के इक्वल होती है, वो होती है 10 कूलम के इक्वल भाई। कितने के, 10 कूलम के इक्वल। तो 1 EMU = 10 कूलम के इक्वल रहेगी। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो हम कर रहे थे, इसमें जो है एक बार थोड़ा सा वेरीफाई करना है, क्योंकि 1 कूलम जो है 3 × 10⁻⁹ जो है 9 के इक्वल भी हो सकता है। तो एक बार इसको प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, कि 3 × 10⁻⁹ के इक्वल ये हो सकता है, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा इसको। आगे देखिए भाई, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर। तो जो वाटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 तो एयर का होता है। K = 3 होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, 3 तो बिल्कुल नहीं होगा। K 70 और 81 बचता है, तो K = 81। तो वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81 होता है भाई। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, एग्जाम में आ जाता है, कई बार पेपर में आया है ये क्वेश्चन। तो देखिए, लाइक चार्जेज डैश ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेज डैश ईच अदर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट फिल इन द ब्लैंक्स में है कि लाइक चार्ज क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे। तो इसमें आपको फिल करना है रिपेल। तो लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो रिपेल और अट्रैक्ट इसका क्या रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। तो 1 नंबर में आ सकता है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कहता है कि द चार्ज एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन रबिंग अगेंस्ट ईच अदर मस्ट बी। तो कहता है जो चार्ज एक्वायर होगा ऑब्जेक्ट पे, जब हम उनको एक दूसरे से रब करेंगे तो क्या होगा। देखिए, मान लो ये सिल्क है, ये आपकी ग्लास रोड है, इससे आप रब करते हैं। ठीक है, इससे आप रब करते हैं, तो इस पे मान लीजिए अगर 2 नेगेटिव चार्ज आया है तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। मीन्स चार्ज कैसा होगा, इस पर नेगेटिव तो इस पर पॉजिटिव, यानी अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। तो आपको यहाँ क्या फिल करना है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, रबिंग करने पर क्या होता है, उनके अंदर जो चार्ज होगा वो मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल मैग्नीट्यूड में रहेगा और साइन में क्या होगा, अपोजिट। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं भाई। वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो ना लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक या ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और सभी को हेल्प मिल सके। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, इंसुलेटर आर ऑल्सो कॉल्ड। इंसुलेटर को क्या कहते हैं भाई, इसके अलावा इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स भी हम जो है इंसुलेटर को बोलते हैं, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो स्पेशल कंडीशंस में जो है कभी कभार कंडक्टर का काम करते हैं, बट वैसे होते इंसुलेटर हैं। उसके बाद देखते हैं मोशन ऑफ बॉडी अफेक्ट इस चार्ज। तो ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, चल रही है, गति है,
उसके अंदर गति है, ठीक है। तो उसके बाद कहता है क्या उसके चार्ज पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मान लो कि कोई ग्लास रोड है, ठीक है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब ये मान लो मूव कर रही है भाई, चलने लग जाइए इस दिशा में, तो क्या इसके चार्ज कम होगा या ज़्यादा होगा या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए जो मोशन ऑफ बॉडी है वो अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, चार्ज को अफेक्ट नहीं करेगा, तो ये फॉल्स है भाई, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब फॉल्स है ये। उसके बाद देखो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी भाई, इसका फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या कहता है, डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज, ठीक है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है इस यूनिट चार्ज ने जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो देखिए फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, चार्ज को मेजर करोगे कूलाम में, तो न्यूटन पर कूलाम इसकी क्या होगी, एसआई यूनिट होगी। ज़्यादा सोचने विचारने वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो क्लिक करो ऑप्शन सी को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको बताना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स, स्टेटमेंट गलत है या सही है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज है वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है भाई ये, ठीक है, क्योंकि इसकी दिशा होती है, और दिशा क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिशा क्या होगी भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इसकी दिशा रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद देखो भाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्जेज, आपको बताना है कि सिंगल चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शेप कैसी होगी, लीनियर होगी, सिलेंड्रिकल होगी, स्फेरिकल, सिमेट्रिकल होगी, सर्कुलर होगी। तो देखिए जब ये सिंगल चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो आपकी शेप बनेगी, इसके कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर एक दिशा में जाएगी, क्या जाएगी, हर एक दिशा में, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हर एक दिशा में और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, शेप कैसी बनेगी, स्फेरिकल बनेगी। कैसे बनेगी, स्फेरिकल बनेगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, स्फेरिकल सिमेट्रिकल बनेगी। उसके बाद देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट विद ईच अदर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है भाई, 10th में भी आपने क्वेश्चन ये पढ़ा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ट्रू या फॉल्स बताना है। तो देखिए अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इसकी दो दिशा हो जाएंगी, एक ये दिशा और एक ये दिशा, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये फॉल्स है भाई, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। उसके बाद देखो भाई, उम्मीद है भाई सबने समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट कर दो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, ताकि जो है ज़रूरतमंद बच्चों तक ये पहुंच सके और सभी बच्चे इससे जो है हेल्प ले सकें। तो हरियाणा बोर्ड के जो खासकर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वीडियो है ये, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। क्योंकि लॉकडाउन में देखो क्या हुआ, बच्चे जो है क्लासेस नहीं लगा पाए हैं, कई क्लासेस लगा पाए हैं, कई नहीं लगा पाए हैं, तो कई टेंशन में हैं। तो भाई देखो जब तक मैं हूँ टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रिपरेशन हम बिल्कुल अच्छे तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो कई बच्चे सोच रहे हैं कि पास होंगे कि नहीं होंगे, तो बिल्कुल पास होंगे भाई, और अच्छे नंबरों से होंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल पास होंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे, ठीक है। तो अब आगे देखो भाई, उसके बाद क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फ्रॉम, डायरेक्शन बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होती है, अभी अभी मैंने बताया है। ऑप्शन ए है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑप्शन बी है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑप्शन सी है भी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो देखिए जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। क्या होगी भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव होएगी दिशा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में एंटर करती है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, अब देखो डायपोल मूवमेंट हो उसकी दिशा क्या होगी, तो बिल्कुल सिंपल सा है भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा होती है उसके जस्ट अपोजिट क्या होगी, डायपोल मूवमेंट की। तो इसकी क्या थी, प्लस से माइनस की तरफ, तो इसकी क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी क्या होती है, प्लस टू माइनस। बात समझ में आ रही है, तो डायपोल मूवमेंट की उल्टी होती है जस्ट। उसके बाद देखो भाई, द रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पर जो आती है उसका रिजल्ट और ई इक्वेटोरियल पर जो है उसके रिजल्ट में रिलेशन क्या है, क्या दोनों बराबर हैं। ऑप्शन ये कहता है क्या ई एक्सियल 2 गुना है ई इक्वेटोरियल के। उसके बाद है सी, क्या 2 गुना एक्सियल जो है इक्वेटोरियल के इक्वल है, या फिर ई एक्सियल जो 3 गुना इक्वेटोरियल के इक्वल है। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई बी, ई एक्सियल हमेशा 2 गुना होगी ई इक्वेटोरियल के, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट ध्यान हो, ठीक है, तो उसमें क्या कहता है, ई एक्सियल वाला रिजल्ट क्या था, 2p, ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, ठीक है, r क्यूब। तो ये आपका रिजल्ट था किसका, ई एक्सियल का, किसका, एक्सियल का। और इक्वेटोरियल का अगर आप रिजल्ट देखो तो इतना रिजल्ट जो है वो किसका आया था, इक्वेटोरियल का। उसमें क्या था, p/4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। तो ये 2 गुना ज़्यादा होती है भाई ई इक्वेटोरियल के, ठीक है।
अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है डाइपोल के अंदर, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं अगर सिंगल चार्ज है तो हमेशा वेरी करेगी किसमें 1/r²। लेकिन डाइपोल है, डाइपोल के अंदर दो चार्ज होंगे, एक प्लस एक माइनस, तो हमेशा वेरी करेगी ये r³ के, किसके, r³ के, ठीक है। तो इन्वर्सली दे रखी है, तो r की -³ में दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछा होता सिंगल चार्ज तो फिर B होता, बट यहाँ पर सिंगल चार्ज नहीं पूछा है, तो D इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि भाई दो चार्ज है हमारे पास, डाइपोल में तो दो ही चार्ज हैं, तो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी शेप कैसी होगी, लीनियर होगी, सर्कुलर होगी, सिलेंड्रिकल होगी, स्फेरिकल होगी। देखो भाई स्फेरिकल तो होगी नहीं, सर्कुलर भी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद दो ऑप्शन बचते हैं, लीनियर बचता है, सिलेंड्रिकल बचता है, तो इसका जो है एक्यूरेट आंसर है सिलेंड्रिकल। तो दो चार्ज हैं, इसके कारण जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी भाई, सिलेंड्रिकल बनेगी। कैसी बनेगी, सिलेंड्रिकल बनेगी, तो इसका सी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 28। द टॉर्क प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। कहता है टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में वो मैक्सिमम कब होगा। तो देखो रिलेशन ध्यान होना चाहिए टॉर्क का, P sin थीटा। टॉर्क क्या है भाई, P sin थीटा। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, थीटा की वैल्यू अगर देखो 0 होगी तो क्या होगा, टॉर्क तो 0 होगा, तो मैक्सिमम तो नहीं है। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा क्या हो भाई, 90 हो। अगर थीटा 90 है तो साइन थीटा तो 1 हो गया, तो टॉर्क कितना बचेगा हमारे पास, टॉर्क बचेगा PE। कितना बचेगा, P × E, जो कि मैक्सिमम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, थीटा = 90 डिग्री, ठीक है भाई। तो देखो थीटा = 90 डिग्री कहाँ पर है, B के अंदर है, तो B इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, तो इसमें कहता है लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बताना पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ऑप्शन ए है U = -PE cos θ2 - cos θ1। ऑप्शन बी है U = -PE cos θ2 - sin θ1 भाई। ऑप्शन सी है U = -PE sin θ2 - sin θ1। ऑप्शन डी है U = -PE sin θ2 - cos θ1। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन ए। तो ये इसका करेक्ट रिजल्ट रहेगा भाई, ठीक है, cos θ2 - cos θ1 वाला। तो उम्मीद है सभी को भाई वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा चैनल को, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है आपका C और D पार्ट बचता है ना, ये हाफ यूनिट यहाँ पर हुई है कंप्लीट, तो इस यूनिट का नेक्स्ट पार्ट जो है मैं जल्द ही लेने आने वाला हूँ। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इसको अच्छे से भाई प्रिपेयर करके चले जाना, ठीक है। तो हम कंटिन्यू रखेंगे हमारी प्रिपरेशन को। तो आपको जो है वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।